Hello friends, my name is CA Mohit Gupta and you are watching eTax Helpline। जैसा कि हम सबको पता है, 1 फरवरी को माननीय वित्त मंत्री जी ने यूनियन फाइनेंस बिल 2022 पार्लियामेंट में लोकसभा में पेश किया। हमने जीएसटी प्रपोजल्स के ऊपर ऑलरेडी एक समरी एनालिसिस वीडियो अपने इसी चैनल पर अपलोड की थी एंड आज हम डिस्कस करेंगे कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रस्ट के लिए क्या चेंजेस आए हैं। पहली चीज, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस और ट्रस्ट की अगर हम हिस्ट्री की बात करें, सो डाउन द लाइन 10 साल पहले अगर हम देखें तो बहुत कम अमेंडमेंट्स चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के लिए होती थी और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बड़ा इरेगुलर सा सेक्टर माना जाता था, स्पेसिफिक सेक्टर माना जाता था, ज्यादा अमेंडमेंट नहीं होती थी, ज्यादा रिगरस प्रोविजंस भी नहीं थे, लाइफ टाइम आपका रजिस्ट्रेशन मिल जाता था। इन लास्ट 4 or 5 years you will see there are drastic changes. There are strict penal provisions and taxation provisions, cancellation of registration provisions and strict compliance for fresh registration has been incorporated by Income Tax Act। आप देखेंगे पिछले 5 साल में बहुत ज्यादा इनकम टैक्स में चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के लिए अमेंडमेंट हुई और इस बार भी भर भर के फाइनेंस मिनिस्टर ने अमेंडमेंट की है, डिस्पाइट द फैक्ट उनकी बजट स्पीच में कुछ नहीं था। आप अगर फाइनेंस मिनिस्टर की बजट स्पीच सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इस साल इनकम टैक्स में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन जैसे ही आपकी नजर फाइनेंस बिल के ऊपर पड़ेगी तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि इतने ज्यादा चेंजेस हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर ने टच करना जरूरी भी नहीं समझा अपनी बजट स्पीच में। नाउ लेट्स स्पेसिफिकली कम टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एंड ट्रस्ट्स। और अगर सिंपल वर्ड्स में मुझे एक्सप्लेन करना हो कि हुआ क्या है, नाउ द पोजीशन इज वेरी क्लियर कि इफ अगर आप एग्जैक्ट लीगल बाउंड्रीज में टू द पॉइंट चैरिटेबल रिलीजियस काम कर रहे हैं तो आप ठीक है, लेकिन अगर कहीं भी आप प्लस माइनस होंगे तो या तो आप खुद अपने ऑर्गेनाइजेशन बंद कर दीजिए, नहीं तो हम कर देंगे। दिस इज द क्लियर मैसेज फ्रॉम द गवर्नमेंट। और आप देखेंगे बड़े सारे चेंजेस हैं, लेकिन चेंजेस होने के 2 कारण हैं। पहला, देयर इज अ चेंज इन द लॉ related to charitable institution and trust. Secondly, there is a comparative change under section 1023C। हो क्या रहा था कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए 2 पर्टिकुलर रिजीम चल रहे थे जिनको गवर्नमेंट ने फर्स्ट रिजीम और सेकंड रिजीम बोला। फर्स्ट रिजीम ऑर्गेनाइजेशन उनको बोला जो 1023C में जाती है और सेकंड रिजीम ऑर्गेनाइजेशन उनको बोला जो सेक्शन 11-12 में जा रही है। तो हम उसी मोड में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रिजीम 1023C, सेकंड रिजीम सेक्शन 11-12। तो जो मेजोरिटी चेंजेस हुए हैं वो 1023C में हुए हैं, क्योंकि हो क्या रहा था कि जो प्रोविजंस, बड़े सारे ऐसे प्रोविजंस थे जो पहले सेक्शन 11-12 ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर एप्लीकेबल थे, लेकिन 1023C में उनका रेफरेंस नहीं था। तो अब क्या हुआ है, पैरेलल 1023C में वो अमेंडमेंट आ गई है। तो आज के दिन आफ्टर दीज अमेंडमेंट्स 11-12 ऑर्गेनाइजेशन एंड 1023 ऑर्गेनाइजेशन आर एब्सोल्युटली पार इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंस, इन टर्म्स ऑफ पेनल्टी, इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन, वो एग्जैक्ट पार पे आ गई हैं। तो मेजोरिटी ऑफ अमेंडमेंट्स जो मिलेंगी 1023C में मिलेंगी। हम एक पर्टिकुलर रिजीम के लिए डिस्कशन कर लेते हैं, सेक्शन 12 ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड रिजीम जिनको बोला है गवर्नमेंट ने, सेकंड रिजीम ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं और सेम पैरेलली प्रोविजंस जो है वो 1023C पे भी एग्जैक्ट लगेंगे। सो इफ यू विल स्टार्ट, गवर्नमेंट ने जैसे बोला स्टार्टिंग में मेमो टू द फाइनेंस बिल है, इसके पेज नंबर 81 पे अगर आप जाएंगे तो ये सारे प्रोविजन आपको वहां मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बोला रैशनलाइजेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। रैशनलाइजेशन मतलब कि दोनों तरीके की रिजीम की ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट रिजीम 1023C एंड सेकंड रिजीम 12AA-12B, इन दोनों को पार लाना है। तो पार कैसे लाना है वो देख लीजिए। सबसे पहले अमेंडमेंट, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आप सरप्राइज होंगे, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं था जिसमें यह लिख रखा हो कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। ऑडिट करवाने का प्रोविजन था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का नहीं था। तो उस केस में हो क्या रहा था कि बाय डिफॉल्ट ये प्रिज्यूम किया जाता था कि अगर आपका ऑडिट हो रहा है तो डेफिनेटली बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो मेंटेन होंगे। लेकिन इस केस में मैं ये समझूंगा, इसको ऐसे समझेंगे कि पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेनेंस
की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर के ऊपर थी, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन है तभी तो ऑडिट हुआ है। तो अगर कहीं ना कहीं फ्यूचर में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं होते तो ऑडिटर के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आ सकता था। नाउ द बेसिक ओनर्स हैज बीन पुट ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स उनको मेंटेन अब करने हैं। तो कहीं ना कहीं ये मेरे को लग रहा है कि ऑडिटर के लिए, जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का इनकम टैक्स में ऑडिट करता है, उनके लिए रिलीफ है कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आ गई है। तो सबसे पहले जो है, या तो आप ऑडिट करवा रहे थे या नहीं करवा रहे थे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेनेंस के बारे में, इनकम टैक्स साइलेंट था। अब वो प्रोविजन आपका आ गया है फर्स्ट रिजीम सेकंड रिजीम दोनों में, और प्रोस्पेक्टिवली आया है असेसमेंट ईयर 2023-24 से। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड, पेनल्टी फॉर पासिंग एन अनरीजनेबल बेनिफिट टू द ट्रस्टी एंड स्पेसिफाइड पर्सन। अगर रिजीम 2 की बात करें, सेक्शन 13(3) में आपको बता रखा है स्पेसिफाइड पर्सन कौन है। अगर आप उनको अनड्यू बेनिफिट पास ऑन करेंगे, अगर आप उनको अनड्यू बेनिफिट पास ऑन करेंगे तो उस केस में आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, और साथ ही साथ वो जो एक्सपेंडिचर का अमाउंट है वो भी आपका डिसअलाउ हो जाएगा। तो जो एक्सपेंडिचर का अमाउंट डिसअलाउ होगा उस पर तो 30% टैक्स दे दीजिए, वो प्रोविजन आ गया है। और जो अनड्यू बेनिफिट पास करेंगे उस पर पेनल्टी लगेगी सेक्शन 271 AAE में, which is equal to the amount of income applied by such trust institution for the benefit of specified person where the violation is noticed first time। तो अगर फर्स्ट टाइम वायलेशन नोटिस होता है तो 100% पेनल्टी इक्वल टू द अमाउंट अप्लाइड, और अमाउंट अप्लाइड के ऊपर 30% टैक्स तो देने देना है। पेनल्टी हम 100% इक्वल टू द अमाउंट अप्लाइड। और वायलेशन अगर सेकंड टाइम होता है तो 200% पेनल्टी अंडर सेक्शन 271 AAE। और ये पैरेलल अमेंडमेंट 1023C में भी आ गई है, मतलब फर्स्ट रिजीम ऑर्गेनाइजेशन में भी पैरेलल अमेंडमेंट ये आई है। तो फर्स्ट टाइम वायलेटर के लिए सम इक्वल टू द एग्रीगेट ऑफ इनकम अप्लाइड, और सेकंड टाइम वायलेटर के लिए 200%। तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्पेसिफाइड पर्सन के ऊपर अगर आपने पैसा खर्च किया तो डिसअलाउ भी होगा एक्सपेंडिचर, 30% टैक्स तो देना ही देना है, साथ ही साथ आपको पेनल्टी भी देनी है 100% ऑफ अमाउंट। तो अगर आपने मान लीजिए 100 रुपए खर्च किए स्पेसिफाइड पर्सन के ऊपर, तो 30 रुपए तो टैक्स विद सेस 31.20 सरचार्ज लगता होगा, तो उसके हिसाब से फिर बढ़ जाएगा। लेकिन 100 रुपए पेनल्टी तो 130 रुपए, 100 रुपए खर्च किए 130 रुपए गवर्नमेंट को देने, और अगर सेकंड टाइम वायलेटर है तो फिर 230 रुपए गवर्नमेंट को देने हैं। तो प्लीज सोच समझ के अब आप स्पेसिफाइड पर्सन के ऊपर खर्च कीजिए। और ये अमेंडमेंट जो है वो असेसमेंट ईयर 23-24 से आपके ऊपर एप्लीकेबल है। नाउ रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए पहले क्या होता था, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी बोला हुआ था कि प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी ऐसा कर देगी। अब इन्होंने साफ बोल दिया कि प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर, पीसीआईटी या सीआईटी वो स्पेसिफाइड अथॉरिटी है जिनके पास कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल की पावर है। तो पहले प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी थी, अब साफ बोल दिया कि ये जो है ये पावर प्रिंसिपल कमिश्नर के पास है। और ये पैरेलल अमेंडमेंट सेकंड रिजीम और फर्स्ट रिजीम दोनों ही तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस में, दोनों ही तरीके की रिजीम के ऑर्गेनाइजेशंस के में किया गया है। तो प्रोसेस क्या बताया गया है दोस्तों, प्रोसेस देख लेते हैं। प्रोसेस ये कहा गया था, प्रिंसिपल कमिश्नर ने कोई वायलेशन नोटिस किया या असेसिंग ऑफिसर ने 143(3) में कोई वायलेशन प्रिंसिपल कमिश्नर को बताया, सच केस हैज बीन सिलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर्म बाय द बोर्ड, उस तरीके से अगर उसको सिलेक्ट किया गया तो इन तीनों ही केसेस में जो है प्रिंसिपल कमिश्नर के पास पावर है। लेकिन पावर के लिए प्रोसीजर फॉलो होगा। प्रोसीजर क्या फॉलो होगा, पहले आपको शोकस नोटिस दिया जाएगा, आप राइटिंग में उनको रिप्लाई करेंगे, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगा। अगर आपके रिप्लाई से सेटिस्फाई होते हैं तो कैंसिलेशन नहीं होगा, अगर रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं होते तो कैंसिलेशन आपका हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि टाइम कितना मिलेगा। टाइम मिलेगा दोस्तों 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच फर्स्ट नोटिस हैज बीन सेंड टू यू। मतलब मान लीजिए 1 अप्रैल 2022 को आपको नोटिस भेजा जाता है, तो आपका क्वार्टर एंड कब हो रहा है, 30 जून को। तो 6 months फ्रॉम द क्वार्टर एंड का मतलब हो गया 31 दिसंबर 2022। तो कहीं ना कहीं नोटिस से उनको 7-8 महीने मिल रहे हैं, जिसके अंदर अब उनको स्पेसिफाइड टाइम के अंदर डिसीजन लेना है, या तो आपका कैंसिल कर देंगे या आपका कंटिन्यू करेंगे। तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा इस केस में। और ये अमेंडमेंट आपकी इफेक्टिव हुई है 1 अप्रैल 2022 से, मींस असेसमेंट ईयर 2022-23, मतलब जो असेसमेंट ईयर अभी चल रहा है इसी असेसमेंट ईयर से ये इफेक्टिव हो गई है। नाउ नेक्स्ट अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू ब्रिंगिंग कंसिस्टेंसी इन द प्रोविजंस ऑफ 2 exemptions ऑफ द रिजीम। अब
जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है उनको खुद को पता है कि 12AA वाली ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या था कि उनको अगर आप 85% से कम खर्चा कर पा रहे हैं करंट ईयर में तो आपके पास प्रोविजन था, आप एक्यूमुलेशन कर लीजिए। 15% से ज्यादा जो आपका नॉन स्पेंट है उसको 5 साल के लिए एक्यूमुलेट कर लीजिए और किसी स्पेसिफाइड पर्पस के लिए एक्यूमुलेट कर लीजिए। ऐसा ही सिमिलर प्रोविजन 1023C में था, लेकिन 11-12 ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही थी, सेकंड रेजिम ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही थी, वो फॉर्म 10 फाइल करती थी जिसके अंदर वो स्पेसिफाई करती थी कि इस पर्पस के लिए एक्यूमुलेट किया इतना अमाउंट, लेकिन ये सिमिलर प्रोविजन 1023C में नहीं था, तो अब उनके लिए भी फॉर्म नोटिफाई हो गया, पहली चीज। तो दूसरी चीज क्या है, पहले क्या होता था कि 5 साल के लिए अगर आपने एक्यूमुलेट किया, 5 साल के लिए अगर आपने एक्यूमुलेट किया तो वो छठे साल में टैक्सेबल होता था, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि नहीं, 5 साल के लिए एक्यूमुलेट किया और आपका अनस्पेंट रह गया तो अब वो छठे साल में नहीं, 5वें साल में ही आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो पहले 6th ईयर में अनस्पेंट अमाउंट टैक्सेबल होता था, अब 5वें साल में ही अनस्पेंट अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। सो दिस इज द पैरेलल अमेंडमेंट विच हैज बीन बोट इन 1023C ऑल्सो। अब इसमें कंडीशंस क्या क्या हैं वो देख लेते हैं कि एक्यूमुलेशन की कंडीशन क्या क्या है। पहली चीज, आपने एक्यूमुलेट किया तो आपको पूरा का पूरा अमाउंट 5 साल में यूज करना है। अगर आपने यूज नहीं किया तो आपको टैक्स लग जाएगा और ये टैक्स लगेगा 30% से। मैं आपको बता दूं ये स्पेसिफाइड इनकम माना गया है, बाद में हम इसको देखेंगे एट द एंड। इस पे 30% का टैक्स लगेगा अगर आपने एक्यूमुलेट किया और आपने यूज नहीं किया। दूसरा, आपने 11(5) में जो मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट बता रखा है उसके हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट नहीं की तो जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट नहीं किया उसके ऊपर भी आप 30% टैक्स दे दीजिए, वो भी स्पेसिफाइड इनकम मान लिया गया है। इसके बाद आपने एक्यूमुलेशन किया और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को आपने उस एक्यूमुलेशन में से पैसा दे दिया जो अलाउड नहीं है, तो उस जितना अमाउंट आपने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को दिया और जिस साल में दिया उसी साल में उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना है। और आपने जिस पर्पस के लिए एक्यूमुलेट किया था उस पर्पस के लिए यूज नहीं किया, किसी और पर्पस के लिए यूज कर दिया तो उसको भी स्पेसिफाइड इनकम मान के उसके ऊपर टैक्स दे देना है। लेकिन ये जो सी क्लोज है कि आपने किसी और पर्पस के लिए यूज कर दिया, इसके लिए एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर मान लीजिए आपने किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए एक्यूमुलेट किया और उस पर्पस के लिए आप यूज नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड, तो आप असेसिंग ऑफिसर के पास जा सकते हैं और असेसिंग ऑफिसर से परमिशन ले सकते हैं कि साहब मैंने एक्स पर्पस के लिए इसको एक्यूमुलेट किया था, मैं यूज नहीं कर पा रहा, मेरे को वाई पर्पस के लिए यूज करने की परमिशन दे दो, और ये जो वाई पर्पस है ये भी मेरा ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट है। तो असेसिंग ऑफिसर आपको वो परमिशन दे देगा आफ्टर फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस। लेकिन असेसिंग ऑफिसर आपको उस पैसे को रीग्रांट करने की परमिशन नहीं दे सकता, मतलब दूसरे बंदे को आप उसको रीग्रांट कर दे वो परमिशन असेसिंग ऑफिसर आपको नहीं दे सकता। ऑफिसर ये क्लोज एफ में ये लिखा हुआ है कि आप दूसरे को नहीं दे सकते, आप किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, वो परमिशन देने की पावर है। ये क्लोज 4 और 5 में फाइनेंस बिल में अमेंडमेंट आई है, असेसमेंट ईयर 2023-24 से ही ये एप्लीकेबल है। नाउ अगेन ब्रिंगिंग कंसिस्टेंसी टू द प्रोविजन रिलेटेड टू पेमेंट टू स्पेसिफाइड पर्सन। जैसा मैंने बताया कि सेकंड रिजीम की जो ऑर्गेनाइजेशन है 12AA वाली, उनके लिए तो था क्लियर कट कि भाई साहब अगर आपने स्पेसिफाइड पर्सन के लिए यूज किया तो हम उस पर्टिकुलर पोर्शन को डिसअलाउ कर देंगे। अब उसके ऊपर 30% टैक्स लगा दिया, उसको स्पेसिफाइड इनकम बोल दिया गया है। सिमिलर प्रोविजन 1023C में नहीं था जो अब इंसर्ट कर दिया गया है। तो नाउ 1023C उसमें एक प्रोविजो डाला 21st प्रोविजो, जिसके अंदर ये पर्टिकुलर प्रोविजन आ गया है कि अब आप स्पेसिफाइड पर्सन के लिए यूज नहीं कर सकते पैसा। असेसमेंट ईयर 23-24 से ये अमेंडमेंट आपकी आ रही है। देन प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 115TD, ये था सनसेट क्लोज, एग्जिट क्लोज की कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है जो 11-12 में रजिस्टर्ड है, ये फाइनेंस एक्ट 16 में अमेंडमेंट आई थी, आप मर्जर कर रहे हैं, आप चैरिटेबल टू नॉन चैरिटेबल में जाना चाहते हैं, आप लिक्विडेट कर रहे हैं, आप बंद करना चाहते हैं, तो उस केस में एग्जिट टैक्स आप पे कर दीजिए। ये प्रोविजन था, लेकिन ये किसके ऊपर एप्लीकेबल था, ये 12AA वाली ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एप्लीकेबल था। लेकिन अब अमेंडमेंट करके ये 1023C वाली ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर भी इस पर्टिकुलर प्रोविजन को ला दिया गया है और ये असेसमेंट ईयर 23-24 से ये अमेंडमेंट आपकी एप्लीकेबल हो जाएगी। देन फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय पर्सन क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1023C ऑफ सेक्शन 10 ऑफ एक्ट। पहले हो क्या रहा था फ्रेंड्स कि अगर आप सेकंड रिजीम की ऑर्गेनाइजेशन है, सेकंड रिजीम मतलब 12AA वाली ऑर्गेनाइजेशन,
अगर आप टाइमली रिटर्न नहीं भरते थे तो आपको उस पर्टिकुलर ईयर में सेक्शन 11-12 का बेनिफिट नहीं मिलता था, मतलब आप टैक्स पे करते थे, कहीं ना कहीं एग्जाम्पशन बेनिफिट नहीं ले पा रहे थे। लेकिन सिमिलर प्रोविजन सेक्शन 1023C में नहीं था। आपके ऊपर एज ए सेकेंडरी रिजीम ऑर्गेनाइजेशन मैंडेटरी लायबिलिटी थी कि आप ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से पहले भर दो, नहीं तो एग्जाम्पशन उस पर्टिकुलर ईयर में नहीं ले सकते। लेकिन 1023C में ये प्रोविजन नहीं था। अब सेक्शन 139(4)A के अंदर भी ये चीज ला दी गई है। 1023C में अमेंडमेंट हो गई है, 20th प्रोविजो लाई गई है, जिसके तहत ये कहा गया है कि अब आपको भी रिटर्न टाइमली फाइल करनी है, नहीं तो आपकी भी एग्जाम्पशन हम हटा देंगे उस पर्टिकुलर ईयर के लिए। नाउ जैसा कि हमने बताया, अब ऊपर बताया कि भाई आपने रिटर्न लेट फाइल करी तो आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। तो क्वेश्चन ये उठ रहा था पहले कि भाई लेट फाइल करी तो उस केस में मेरे को एग्जाम्पशन तो नहीं मिलेगी, वो तो मैंने मान लिया। मेरे को टैक्स कौन से अमाउंट के ऊपर पे करना है? क्या मेरे को ग्रोस रिसीट के ऊपर पे करना है या एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद पे करना है? इसके ऊपर बड़ी कंफ्यूजन थी, तो गवर्नमेंट ने ये भी क्लैरिटी कर दी। और ये क्लैरिटी जो की ये भी दोनों रिजीम के ऑर्गेनाइजेशन के लिए की, फर्स्ट रिजीम सेकंड रिजीम दोनों के लिए। सो अलाउइंग सर्टेन एक्सपेंडिचर इन केस ऑफ डिनायल ऑफ एग्जाम्पशन, अगर आपको एग्जाम्पशन अलाउड नहीं है तो आपको सर्टेन एक्सपेंडिचर हम अलाउ कर देंगे। अब डिनायल ऑफ एग्जाम्पशन के 3 पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस है। कौन कौन से सर्कमस्टांसेस है? पहला सर्कमस्टांस, अगर आपकी कॉमर्शियल रिसिप्ट 20% ऑफ एनुअल रिसिप्ट से ज्यादा चली जाती है, ऑफ किस केस में? इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ प्रोविजो टू सेक्शन 215। तो 215 के प्रोविजो के अंतर्गत अगर आपकी कॉमर्शियल रिसिप्ट 20% ऑफ टोटल एनुअल रिसिप्ट से ज्यादा चली जाती है तो आपको एग्जाम्पशन उस पर्टिकुलर ईयर में आपको नहीं मिलता। आपको अकाउंट्स ऑडिट करवाने थे और आपने नहीं करवाया, मतलब कि आपने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ऑडिट से पहले आपने ऑडिट अगर रिपोर्ट फाइल नहीं की तो आपको फिर भी एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। और तीसरा, आपने इनकम टैक्स की रिटर्न टाइमली फाइल नहीं की सेकंड रिजीम में, तो भी आपको जो है, सेकंड रिजीम मतलब 12A वाली ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो भी आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। तो इन तीनों पर्टिकुलर सिचुएशंस में आपको एग्जाम्पशन अलाउड नहीं है। तो अब मेरे को टैक्स पैसे कैसे पे करना है ये मेरे को बताना है। तो यहां पे गवर्नमेंट ने कहा कि भाई साहब, अगर आपको एग्जाम्पशन इन तीनों रीजनों में से किसी भी रीजन की वजह से अलाउड नहीं है तो आपको हम एक्सपेंडिचर का बेनिफिट तो देंगे, लेकिन कौन कौन सा एक्सपेंडिचर का बेनिफिट देंगे वो देख लेते हैं। पहला, आपको सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट मिलेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का नहीं मिलेगा। एग्जाम्पशन में मेरे को कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब फिक्स्ड एसेट परचेज की तो पूरा अमाउंट बेनिफिट मिल जाता है, वो आपको अलाउड नहीं है, तो सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आपको बेनिफिट मिलेगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, वो जो एक्सपेंडिचर आपने किया है वो ना तो आपने कॉर्पस से किया हो, ओपनिंग कॉर्पस से ड्यूरिंग द ईयर से किया हो, कोई दिक्कत नहीं। आपने 1 अप्रैल को जो कॉर्पस आउटस्टैंडिंग है उससे वो आपने वो खर्चा नहीं किया हो, लोन लेके वो खर्चा नहीं किया हो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया दे देंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया नहीं देंगे, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आपने किया वो ना तो ओपनिंग कॉर्पस से करना है, ना ही लोन लेके करना है, ना ही आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप ओरिजिनल कॉस्ट का बेनिफिट एग्जाम्पशन जो है वो प्रीवियस ईयर में एप्लीकेशन ले चुके हो, अगर फिक्स्ड एसेट की एप्लीकेशन आप प्रीवियस पहले के सालों में प्रीसीडिंग ईयर में ले चुके हो तो उसका डेप्रिसिएशन भी आपको एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं मिलेगा। ओपनिंग कॉर्पस से खर्चा किया नहीं मिलेगा, लोन या बोरोइंग लेके खर्चा किया नहीं मिलेगा, डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा अगर फिक्स्ड एसेट पूरा का पूरा एप्लीकेशन में यूज कर चुके हो, और आपने किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन या कंट्रीब्यूशन दिया तो उसका भी आपको खर्चा अलाउड नहीं होगा, जिस केस में आपको एग्जाम्पशन अलाउड नहीं है। साथ ही साथ यहीं पे नहीं रुकना है, ये 4 सिचुएशन में नहीं रुकना है कि कॉर्पस का नहीं मिलेगा, ओपनिंग कॉर्पस का नहीं मिलेगा, बोरोइंग का नहीं मिलेगा, डेप्रिसिएशन का नहीं मिलेगा अगर फिक्स्ड एसेट का ले चुका हूं और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दिया वो एज ए डोनेशन या कंट्रीब्यूशन, उसका भी नहीं मिलेगा। साथ ही साथ टीडीएस के प्रोविजन 40A(IA), अगर किसी एक्सपेंडिचर पे टीडीएस काटना था और नहीं काटा तो वो भी डिसअलाउ हो जाएगा 30% अकॉर्डिंग टू दैट प्रोविजन। कैश पेमेंट मोर देन स्पेसिफाइड लिमिट 40A(3), 40A(3)(A), इन दोनों ये भी साइमल्टेनियसली तीनों सेक्शन आपके एप्लीकेबल होंगे, तो ये भी आपका डिसअलाउ होगा। नॉर्मल मिलेगा एक्सपेंडिचर रेवेन्यू का, लेकिन ऊपर के 4 डिसअलाउंस के बाद ये 3 डिसअलाउंस भी आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद जो आपकी इनकम कंप्यूट होगी उसके ऊपर आप टैक्स पे कर दीजिए। लेकिन
साथ के साथ वो जो इनकम है उस इनकम में से ना तो किसी और सेक्शन में आपको डिडक्शन अलाउड होगा, ना ही कोई सेट ऑफ अलाउड होगा ऑफ लॉस या अलाउंस। नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर अलाउंस और सेट ऑफ एनी लॉस शैल बी अलाउड टू द असेसी अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। मतलब किसी और प्रोविजन में ना कोई अलाउंस मिलेगा, ना कोई एक्सपेंडिचर मिलेगा, ना कोई सेट ऑफ लॉस मिलेगा। आपको जो मिलना था वो हमने दे दिया। अब उसमें से ये आप 8-9 चीजें आप एक्सक्लूड कर दीजिए और जो आपका बाकी बच जाएगा उस पे आप टैक्स पे कर दीजिए। सिमिलर अमेंडमेंट 1023 में आ गई है बाय इंसर्टिंग प्रोविजो 22। देखिए साहब 22 तो प्रोविजो आ चुके हैं और उसके बाद इतनी एक्सप्लेनेशन है। 1023 अपने आप में एक चैप्टर बन गया। मुझे लगता है गवर्नमेंट को उसके लिए एक सेपरेट चैप्टर बना ही देना चाहिए। 1023 को एक छोटा सा सब सेक्शन दिखा के उसके अंदर इतनी ज्यादा प्रोविजो डालने के बजाय। तो ये सारी की सारी अमेंडमेंट एप्लीकेबल है असेसमेंट ईयर 23-24 से। सो ये हमने देखा कि आपको अगर हम रिपीट करें क्विकली, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं क्विकली आपको रिपीट करके बताऊं, आपको रिटर्न टाइमली फाइल करनी है। रिटर्न अगर आप टाइमली फाइल नहीं कर रहे दोनों ही रिजीम में तो आपको उस पर्टिकुलर ईयर में एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी एप्लीकेशन ऑफ फंड की, लेकिन आपको खर्चा अलाउ कर देंगे। खर्चा कौन सा अलाउ करेंगे? रेवेन्यू नेचर का खर्चा अलाउ करेंगे। कौन कौन से रेवेन्यू नेचर का खर्चा अलाउ करेंगे? सारा का सारा। लेकिन ओपनिंग कॉर्पस से किया तो डिसअलाउड, लोन बोरोइंग लेके किया तो डिसअलाउड, डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा अगर ओरिजिनल एसेट का एप्लीकेशन ले चुके हो। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूशन या डोनेशन दिया तो डिसअलाउड। 40AIA टीडीएस नहीं काटा तो डिसअलाउड। कैश पेमेंट मोर देन स्पेसिफाइड लिमिट तो डिसअलाउड। और किसी और पर्टिकुलर सेक्शन में सेट ऑफ लॉस या एक्सपेंडिचर या अलाउंस आपको नहीं देंगे। तो ये सारे के सारे प्रोविजन आपको एप्लीकेबल हो जाएंगे अगर आपने टाइमली रिटर्न नहीं भरी, टाइमली ऑडिट नहीं करवाया, या आपने आपकी कॉमर्शियल रिसिप्ट 20% से ज्यादा है एनुअल रिसिप्ट से। अब आ जाइए टैक्सेशन ऑफ सर्टेन इनकम ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन अंडर बोथ द रिजीम एट स्पेशल रेट। स्पेशल रेट है 30%। देखिए मैं आपको बता देता हूं, स्पेशल रेट इन्होंने MMR रख लिया है 30%। अब कुछ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के ऊपर ये कह रहे हैं कि आप 30% टैक्स दे दो, और दोनों रिजीम में फर्स्ट रिजीम सेकंड रिजीम। फर्स्ट रिजीम कौन सा? 1023C। सेकंड रिजीम कौन सा? 12AA 12AB वाला। सो किस किस सिचुएशन में मेरे को स्पेशल रेट पे टैक्स पे करना है? तो साहब पहले क्या था और अब ये क्या कह रहे हैं? हम सेकंड रिजीम के ऑर्गेनाइजेशन के लिए देखेंगे। फर्स्ट रिजीम के लिए पैरेलल अमेंडमेंट आ गई है। अगर कोई प्रोविजन मिसिंग था तो आ गया है और इक्वली एप्लीकेबल हो गया है। तो अगर आपने स्पेसिफाइड पर्सन के लिए कोई खर्चा किया, पहले क्या था कि अगर द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन अंडर द फर्स्ट और सेकंड रिजीम आर रिक्वायर्ड नॉट टू पास ऑन एनी अनरीजनेबल बेनिफिट टू द ट्रस्ट और एनी अदर स्पेसिफाइड पर्सन, कि अगर आपने ट्रस्टी या अदर स्पेसिफाइड पर्सन के लिए कुछ अनरीजनेबल बेनिफिट पास ऑन अगर आप करते थे तो आपकी पूरी की पूरी एग्जेम्पशन डिनाई कर दी जाती थी। ये पहले होता था, पहले मतलब बिफोर दिस यूनियन बजट 2022। अब इन्होंने ये कहा है कि आपने जितना अमाउंट अनरीजनेबली उनके ऊपर खर्च किया है ना, उतने अमाउंट के ऊपर आप 30% टैक्स दे दीजिए, बाकी पे एग्जाम्पशन ले लीजिए, पूरी एग्जाम्पशन हम आपकी नहीं लेंगे, ये बोल दिया। दूसरा, अगर आपने स्पेसिफाइड मोड में इन्वेस्टमेंट अगर नहीं की, अगर आपने स्पेसिफाइड मोड में इन्वेस्टमेंट नहीं की तो पहले कहते थे कि पूरी की पूरी एग्जाम्पशन हम आपकी विड्रॉ कर देंगे, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि जितना पर्टिकुलर अमाउंट आपने स्पेसिफिकली इन्वेस्ट नहीं किया उतने ही पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर आप 30% टैक्स दे दीजिए और बाकी कोई टेंशन नहीं है, बाकी आप अपनी प्रॉपर एग्जाम्पशन एप्लीकेशन ले लीजिए। पहले क्या था कि ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशन अंडर बोथ द रिजीम आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई एटलीस्ट 85% ऑफ इनकम ड्यूरिंग द ईयर। Where the trust is not able to apply 85% of the income, it may accumulate for 5 years. Subsection 3 of Section 11 of the Act specifically provide for the trust or institution under the second regime that such accumulated income which could not be applied within the period of accumulation means 5 years shall be deemed to be the income of the trust. Similarly, SI provision, the trust or institution under the second regime, there is a specific provision under clause 2 of explanation 1 of subsection 1 of section 11 of that provided for that the accumulation income for the period of 1 year, जो एक साल के लिए accumulation का ऑप्शन आया था, under subsection 1B of section 11 of that provided that if the income accumulated under clause 2 of the act could not be applied within the time allowed, it shall be deemed to the income of the trust. तो बात समझिए, इन्होंने क्या कहा कि अगर आपने 85% खर्च नहीं किया और accumulate कर लिया, एक्यूमुलेट किया और 5 साल के लिए
एक्यूमुलेट किया, 1 साल के लिए एक्यूमुलेट किया और उस एक्यूमुलेटेड को आपने यूज नहीं किया, तो फिर अनयूज्ड फंड के ऊपर अब तो आप 5वें साल में टैक्स दे दीजिए, जैसा हमने ऊपर पढ़ा, और साथ के साथ उसके ऊपर 30% रेट से आप टैक्स दे दीजिए, क्योंकि वो हम अब आपकी स्पेसिफाइड इनकम मान लेंगे। इसके बाद इन्होंने क्या कहा, 1023C के लिए भी सिमिलर अमेंडमेंट ये लेके आ गए। देन क्वेश्चन ये उठा कि भाई साहब हमने छोटी मोटी नॉन कॉम्प्लायंस की और आपने पूरी की पूरी हमारी एग्जेम्पशन ले ली। जैसा हमने ऊपर देखा कि आपने क्या किया, आपने जो है 80 थोड़ा सा अमाउंट अनरीजनेबली स्पेंड कर दिया स्पेसिफाइड पर्सन के लिए, तो पूरी एग्जाम्पशन आप ले गए हमारी। हमने थोड़ा सा अमाउंट स्पेसिफाइड मोड में इन्वेस्ट नहीं किया, तो आप पूरी एग्जाम्पशन हमारी ले गए। तो अब ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा कि पूरी एग्जाम्पशन नहीं जाएगी। जितना अमाउंट आपने अनरीजनेबली स्पेंड किया, जितना अमाउंट आपने स्पेसिफिकली इन्वेस्ट नहीं किया, और जितना अमाउंट आपका अनस्पेंट रह गया, सिर्फ उतने ही अमाउंट के ऊपर आप सेक्शन 115 BBI में एक नया सेक्शन इंसर्ट किया, 115 BBI में उतने अमाउंट के ऊपर आप हमें 30% टैक्स दे दीजिए। और जिस अमाउंट के ऊपर आप 30% टैक्स दे रहे हैं, उस अमाउंट को आपके बाकी टैक्सेबल अमाउंट से रिड्यूस कर दिया जाएगा। मान लीजिए आपका टोटल टैक्सेबल अमाउंट करंट ईयर में 100 रुपए है, तो स्पेसिफाइड इनकम मान लीजिए उस केस आपकी इस केस में स्पेसिफाइड इनकम 80 रुपए बनती है, तो 20 के ऊपर नॉर्मल कोर्स में टैक्स दे दीजिए और 80 रुपए के ऊपर आप स्पेसिफाइड रेट पे मतलब 30% 115 BBI में टैक्स आप पे कर दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि साहब 115 BBI में स्पेसिफाइड इनकम क्या है। तो ये जो ऊपर हमने सारे सर्कमस्टेंसेस देखे ना, वो सारे 115 BBI के हैं। क्या क्या है, इनकम एक्यूमुलेटेड और सेट अपार्ट एंड in excess of 15%, but it is that accumulation is not allowed under any other provision। आप accumulation करना चाहते हैं या कर चुके हैं, लेकिन वो accumulation आपको किसी प्रोविजन में अलाउड नहीं है, तो उसके ऊपर आप 30% टैक्स दे दीजिए। डीम्ड इनकम कौन सी आपकी, सेक्शन 11(1)B की या 11(3) की। जैसा हमने कहा कि accumulation 1 साल के लिए या 5 साल के लिए और अनयूटिलाइज कर दिया, तो उसके ऊपर टैक्स पे कर दीजिए। स्पेसिफाइड मोड में इन्वेस्टमेंट नहीं की, तो उसके ऊपर टैक्स आप पे कर दीजिए। अदर देन स्पेसिफिक पर्पस एक्यूमुलेट किया था लेकिन किसी और पर्पस के लिए यूज कर लिया, तो उसके ऊपर आप स्पेसिफाइड इनकम समझ के टैक्स दे दीजिए। और ये सारे के सारे एप्लीकेबल है असेसमेंट ईयर 23-24 से। अब आ जाइए साहब, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन फॉर रिनोवेशन एंड रिपेयर ऑफ टेम्पल, मॉस्क्यू, गुरुद्वाराज एंड चर्च, मतलब रिलीजियस प्लेस के अगर रिनोवेशन या रिपेयर के लिए आपको पैसा मिला है, तो उस और आप 80G2B की ऑर्गेनाइजेशन है, सेक्शन 80G सबसेक्शन B सबसेक्शन 2 क्लोज B के अगर आप ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको एक प्रोविजन दिया गया है कि साहब हो क्या रहा था कि आपको पैसा मिला, अब आप या तो उसको खर्च कर दीजिए या 5 साल के लिए अकोमुलेट कर लीजिए, और 5 साल में भी खर्चा नहीं कर पा रहे तो आप उसके ऊपर टैक्स पे कर रहे थे। तो बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन ने गवर्नमेंट को अप्रोच किया कि साहब होता क्या है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, बड़े बड़े हैं, बनाने में 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 साल भी लग जाते हैं। अब हो क्या रहा है कि साहब हमें टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट कम अप विद अ वे आउट कि साहब आप क्या कीजिए। अब आपको क्या हम कह रहे हैं कि अगर आप 80G2B की ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको अगर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिला है किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए, और स्पेसिफिक पर्पज क्या है, वो है रिनोवेशन और रिपेयर ऑफ एनी टेम्पल, मॉस्क्यू, गुरुद्वारा, चर्च और एनी अदर रिलीजियस प्लेस, तो आप उस पर्टिकुलर अमाउंट को, उस पर्टिकुलर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन को आप कॉर्पस डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसको कॉर्पस डिक्लेयर कर दिया तो आपको कुछ कंडीशंस फॉलो करनी है। अगर आप वो कंडीशंस फॉलो नहीं करेंगे तो हम उसके ऊपर आपसे टैक्स ले लेंगे। क्या क्या कंडीशन फॉलो करनी है कि आपको वो कॉर्पस पैसा उसी पर्पस के लिए यूज करना है जिस पर्पस के लिए मिला है। दूसरा, किसी और पर्सन को वो पैसा सब ग्रांट या डोनेशन नहीं कर सकते। उस कॉर्पस को सेपरेटली आइडेंटिफाइबल, मतलब अलग से बैंक में आइडेंटिफाई करके रखना है, अलग से उसके आइडेंटिफिकेशन नोट ऑन द बैंक, बट सेपरेटली आइडेंटिफाइड होना चाहिए जिस भी इन्वेस्टमेंट में रखो, और इन्वेस्टमेंट 11(5) के अकॉर्डिंग आपको करनी है। ये सारी कंडीशन आपको पूरी करनी है, नहीं तो साहब आपको अगर ये कंडीशंस आप वॉयलेट कर देते हैं ABCD वाली, तो देन उस केस में आपको इसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। और इस टैक्स को स्पेसिफाइड नहीं बोला गया है, मतलब 30% नहीं बोला गया है, लेकिन बाकी कंडीशंस देखनी पड़ेगी कि क्या वो स्पेसिफाइड इनकम का पार्ट बन सकता है या नहीं बन सकता। सिमिलर प्रोविजन 1023C में भी आ गया है और ये एप्लीकेबल है असेसमेंट ईयर 21-22 से। तो ये रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हुई है, ये फाइनेंशियल ईयर 20-21, मतलब जो जिस साल की अभी रिटर्न फाइल हो रही हैं, जो 15 फरवरी लास्ट डेट है जिसके लिए, तो ये रिट्रोस्पेक्टिवली 2 साल से रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट की गई है। देन इसके बाद
एक क्लैरिफिकेशन ऑन एप्लीकेशन ऑफ अलाउंस ओनली व्हेन इट इज एक्चुअली पेड। ये सबसे रिग्रेस प्रोविजन है जो मेरे अकॉर्डिंग चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को सबसे बैडली हिट करेगा। इससे पहले हम लास्ट अमेंडमेंट देख लेते हैं जो है 35(1)A में। तो हुआ क्या था दोस्तों, 2 साल पहले गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लेके आई, टैक्स ऑर्डिनेंस 2020 जो 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल था, जिसमें बोला गया कि 35(1)(2)A और 35(1)(3) वाली ऑर्गेनाइजेशंस को अगर कुछ भी पैसा मिलता है तो वो एक स्पेसिफाइड रिटर्न भरेंगे, और वो रिटर्न भरने के बाद जिन लोगों ने पैसा दिया है, जो डोनर्स हैं, उनको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, उनको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन कुछ ड्राफ्टिंग एरर हो गई, और उस ड्राफ्टिंग एरर की वजह से ये लिखा गया दैट नो डिडक्शन शैल बी अलाउड टू द रिसर्च इंस्टीट्यूशन। तो इस ड्राफ्टिंग एरर को अब ठीक कर दिया गया है, रिट्रोस्पेक्टिवली ठीक कर दिया गया, और ये बोल दिया गया है कि अगर आप 35 वाली ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पैसा मिला है, तो आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में रिटर्न भरनी है, और वो रिटर्न भरने के बाद डोनर के पैन के ऊपर वो अमाउंट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद ही उसको वो बेनिफिट मिलेगा। और ये अमेंडमेंट कब से हुई है? सस्पेंड ईयर 21-22 से 1 अप्रैल 21 से रिट्रोस्पेक्टिवली अमेंडमेंट हो गई है। सिमिलरली आप देखेंगे सेक्शन 80G में भी सेम चीज प्रोविजन था। तो सेक्शन 80G में और 35 में पैरेलली अमेंडमेंट आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं 35 में ड्राफ्टिंग एरर हो गई, जिसको अब ठीक कर दिया गया है रिट्रोस्पेक्टिवली। तो इंटेंशन वही थी कि डोनी रिटर्न भरे और डोनर को बेनिफिट मिले, तो डोनी का एक्सपेंडिचर डिसअलाउंस का कोई भी प्रोविजन नहीं था। अब आ जाइए लास्ट प्रोविजन पे। ये लास्ट प्रोविजन सेक्शन रिजीम 2 की ऑर्गेनाइजेशन पे भी एप्लीकेबल है, और रिजीम 1 वालों के लिए भी इसके लिए स्पेसिफिकली इंसर्शन आ गया है। तो अब ये हुआ क्या है? पहले क्या था दोस्तों, अगर आप एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है और आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्रूअल बेसिस पे मेंटेन कर रहे हैं, और ईयर एंड में आपकी कुछ एक्सपेंसेस, कुछ लायबिलिटी पेबल है, तो आप उसको एप्लीकेशन ऑफ फंड्स मान लेते थे और अपनी रिटर्न में, ऑडिट में अकॉर्डिंगली दिखा देते थे। इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ टैक्स ऑफिसर्स ने लिटिगेशन भी की थी, कुछ कोर्ट जजमेंट्स भी आई थी, जो कुछ टैक्स फेवर के फेवर में भी थी और कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के फेवर में भी थी। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हाउएवर मोर और लेस कंसेंसस था कि जो अगर आप एक्रूअल बेसिस पे बुक्स बना रहे हो, तो जो ईयर एंड में पेबल है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड पेबल। अगर प्रोविजन है, अनसर्टेन है, उसको तो आपको एप्लीकेशन नहीं मानते थे, लेकिन अगर लायबिलिटी है जो असर्टेन है, जिसपे टीडीएस भी कट गया, अगर टीडीएस काटना बनता है और आपने नेक्स्ट ईयर में पे भी कर दिया, डेफिनेटली असर्टेन है, पे भी कर दिया, तो उसको आपका लाउबल एक्सपेंडिचर मान लिया जाता था, जिस साल में आप प्रोविजनिंग उसको लायबिलिटी बुक करते थे। लेकिन अब क्लियर कट बोल दिया गया है कि साहब एप्लीकेशन का मतलब है पेड, PAID। ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन अंडर बोथ द रिजीम आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई 85% ऑफ देयर इनकम फॉर द पर्पस स्पेसिफाइड एज इट इज एविडेंट फ्रॉम द वर्ड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन से उनका कहना है कि भाई साहब कोर्ट ने भी, उन्होंने ये कहा, जो उनके फेवर की जजमेंट थी उनको बता भी दिया, दिस इज द पोजीशन व्हिच हैज बीन हेल्ड बाय डिफरेंट कोर्ट आल्सो, मतलब जो उनके फेवर की जजमेंट थी उनका रेफरेंस भी दे दिया। अकॉर्डिंगली ये क्लैरिफाई किया गया है, क्या क्लैरिफाई किया गया है, दैट it shall be considered as application of income in the previous year in which such sum is actually paid by its irrespective of the previous year in which the liability to pay such sum was accrued by such trust according to the method of accounting regularly employed। आप किसी भी साल में उसको पेबल बुक कर दो, उसकी लायबिलिटी बुक कर दो, हमें कोई मतलब नहीं। जिस साल में आपके बैंक से जाएगा, कैश में पे करोगे, हम तो उसी साल में उसको पेड मानेंगे, और पेड मानेंगे तो उसी साल में उसको अप्लाइड भी मानेंगे। और सिमिलर अमेंडमेंट 1023C में भी आ गई। फर्दर एक और बात उन्होंने कही, कौन सी बात कही? ओपनिंग बैलेंस के लिए, कि भाई साहब जिस साल आप, अभी तक तो आप एक्रूअल पे जा रहे थे, अब एकदम आप पेड बेसिस पे आ गए, कैश बेसिस पे एक्सपेंडिचर में, तो डेफिनेटली ऐसी पोजीशन होगी कि 31 मार्च 2021 को आपका कुछ टेबल है जो आपने फाइनेंशियल ईयर 21-22 में पे किया है, तो उसका क्या होगा? उसके लिए भी इन्होंने एडवांस में क्लैरिफाई कर दिया कि उसका डबल बेनिफिट नहीं मिलेगा। इट इज फर्दर प्रपोज टू इंसर्ट प्रोविजो टू proposed explanation to provide that where during the previous year any sum has been claimed to have been applied by such trust, means आपने liability के basis पे application मान लिया, such sum shall not be allowed as application in any subsequent previous year। तो एक ही बार आपका एप्लीकेशन माना जाएगा। तो अब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सारी की सारी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, और ये एप्लीकेबल कब से? असेसमेंट ईयर 2022-23, मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर 21-22 से ही, जिसके अभी सिर्फ 2 महीने पेंडिंग है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अब आपकी एप्लीकेशन सिर्फ कैश बेसिस पे चलेगी। दूसरा,
आपको टीडीएस भी काटना है, कैश एक्सपेंडिचर एक्सीड स्पेसिफाइड लिमिट भी नहीं होना चाहिए। कोई आपने वायलेशन किया तो वायलेशन जो है जितने अमाउंट का किया उसके ऊपर 30% टैक्स दे दीजिए। सेकेंडली, अगर अनरीजनेबल अमाउंट स्पेंड किया स्पेसिफाइड पर्सन के ऊपर तो वायलेशन पे पेनल्टी 100% ऑफ अमाउंट स्पेंट और 200% ऑफ अमाउंट स्पेंट डिपेंडिंग अपॉन द कौन से साल में फर्स्ट ईयर ऑफ वायलेशन है या सेकंड या सब्सिक्वेंट ईयर ऑफ वायलेशन है। और सारी की सारी जो 11-12 के प्रोविजंस थे वो सारे 1023C में आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये इतना सारा अमेंडमेंट्स का अंबार चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए आया है। मैं बता दूं, बड़ी सारी इसमें से कुछ भी खुश होने वाली चीज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं हुई है। सारी की सारी कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टनेस और स्ट्रिक्ट टैक्स कंप्लायंस, और गवर्नमेंट ने हर जगह वर्ड यूज किया जी क्लैरिफाई कर रहे हैं हम तो, बट इट इज नॉट क्लैरिफिकेटली, इट इज मैंडेटरली बाइंडिंगनेस ऑफ न्यू प्रोविजंस। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही हुआ है। जैसे यहां पर भी आप देखेंगे कि एप्लीकेशन के लिए उन्होंने बोला सब क्लैरिफाइड है, पहले से ही कोर्ट रूलिंग आ चुकी है इसके बारे में, तो लेकिन इट इज नॉट क्लैरिफिकेटरी, इट इज द इंसर्शन ऑफ न्यू प्रोविजन, और दैट इज ऑल्सो रिट्रोस्पेक्टिवली। जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि हम रिट्रोस्पेक्टिवली अमेंडमेंट नहीं करते अगेंस्ट टैक्स पेयर, लेकिन यहाँ पे हो रही है वो भी। सो फ्रेंड्स, दिस इज माय टोटल सबमिशन अबाउट चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन अमेंडमेंट इन यूनियन बजट 2022। आपकी कोई भी क्वेरी है आप मेरे को लिख सकते हैं, आप कमेंट में डाल सकते हैं। कोई बोलते हुए अगर त्रुटि हो गई है, कोई मिस्टेक हो गई है तो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। इंटेंशन ऐसा नहीं था, जो मेरे को समझने में आया वही मैंने बोला। कई बार होता है कि बोलते बोलते आप कुछ येस नो कर जाते हैं, तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज माफ करना। आपको कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन कनेक्ट मी एंड वी कैन डिस्कस एंड क्लैरिफाई एंड डिलिबरेटिव डिस्कशन भी इसके बारे में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज शेयर। थैंक यू।